नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसाम की घटना चक्र में चित्रात्मक प्रस्तुति किसकी? भारतीय राजव्यवस्था की। भारतीय राजव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं समसाम की में। तो चलिए फिर आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। चलिए, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान को गए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं लेकिन उनकी जुड़ाव भारत से है, या उनका कोई भी जो माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत से था, तो उनके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय जो नागरिक भारत में थे या जहां कहीं भी थे उनकी नागरिकता है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को गए हुए या पाकिस्तान से भारत को आए हुए जो व्यक्ति थे उनकी नागरिकता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान को गए, भारत से जो पाकिस्तान को चले गए उनकी नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। और अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये किसमें है? अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 11 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अपनाया गया यूएसए से। मौलिक अधिकारों को संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और संविधान में उनका उल्लेख कहां है? भाग 3 में। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या चलिए देखते हैं। तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24। सॉरी, ये थोड़ी सी फोटो सही से नहीं आई। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में, मैंने लिख दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से
24 में। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है? 29 और 30 अनुच्छेद में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। आप कहोगे कि 31 कहाँ गया? तो 31 को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया, उसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। तो संपत्ति का अधिकार जो 31 अनुच्छेद में था उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे लिए भी। जो सामाजिक जीवन है उसमें भी अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो ये है प्रमुख वाद है अनुच्छेद 21 को लेकर। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये है अनुच्छेद 21 में। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये है अनुच्छेद 21 में। सीधा सीधा है कि जीने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। सबसे पहले देखते हैं ये अनुच्छेद 21 से संबंधित प्रमुख संबंधित वाद देखते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ध्यान रखेगा, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार है। तो 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आबाद संचरण करने का अधिकार है। पहले जम्मू कश्मीर में यह अधिकार लागू नहीं होता था, लेकिन अब पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया है। तो जो 19(1)(d) है अनुच्छेद, उसको अनुच्छेद 21 के साथ, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। तो जो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उससे क्या निकल के आया कि अनुच्छेद 19(1)(d) को तथा अनुच्छेद 21 को मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो है एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है। राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में आई है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। तो इससे क्या निकल के आया कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। तो जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसको उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। ये निकल कर आया A.K. गोपालन और मेनका गांधी जो केस थे उनसे निकल कर आया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो दी गई है अनुच्छेद 21 में, उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर। चलिए प्रमुख अधिकार क्या है? शीघ्र विचारण का अधिकार। शीघ्र विचारण का अधिकार। चलिए पहले प्रमुख अधिकार पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अन्य अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 19 व 21 के तहत है। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार है अनुच्छेद 19 व 21 के तहत। अपनी मनपसंद से शादी करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 व 21 के तहत। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल। गैर सरकारी संगठन कॉमन राज की याचिका पर निर्णय लिया गया। तो जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, वैसे ही गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार भी दे दिया गया। किस संगठन की याचिका पर? तो ये था
कॉमन कॉज की याचिका पर यह निर्णय लिया गया। कॉमन कॉज एक गैर सरकारी संगठन, इसकी याचिका पर यह निर्णय लिया गया कि जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही ढंग से गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी दिया गया है। चलिए अब देखते हैं अन्य प्रमुख अधिकार। शीघ्र विचारण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा या बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, और फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, और एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। तो ये कुछ अन्य प्रमुख अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। तो भाग 4 के अनुच्छेद 45 से में क्या उपबंध किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है कि जो 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। कि जो बच्चे अनाथ हैं या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए है ये, या सभी के लिए है कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों को अधिकार है अपनी देखरेख करवाने का और शिक्षा का उपबंध, शिक्षा ग्रहण करने का। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये लागू किया गया क्या कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे को बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा का उपबंध के अधिकार दिए गए हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और इसके अलावा क्या रखा गया है, अनुच्छेद 21 क में यह रखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये है मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये राज्य का अधिकार है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चलिए अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य क्या है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो यह मूल कर्तव्य में भी है और मौलिक अधिकारों में भी है। क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना। चलिए अब देखते हैं जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार। ये भी अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकारों में आते हैं। चलिए उसके बाद है विदेशी यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार और आश्रय का अधिकार। ये भी अधिकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? विदेश यात्रा का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार और आश्रय का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, और इसी में ही आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 16 का अपवाद है आरक्षण, ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां है? 19 से 22। समता का अधिकार था 14 से 18, और अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 है, मतलब कि कोई अपराधी वगैरह जिनपे अपराध का करने का दोष लगा हो, तो उनके लिए है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध कुछ दशाओं से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ ही दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी? कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 1A में, अनुच्छेद 19 1A में है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की तथा अभिव्यक्ति की, अपनी जो मन की बात है उसे अभिव्यक्त करने की आजादी दी गई है 19(1) क में। अनुच्छेद 19 ख में क्या है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ख में है कि शांतिपूर्ण धरना या कोई सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, ये दिया गया है 19 ख में। और अनुच्छेद 19 ग में क्या है? संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। तो कोई सोसाइटी बनानी है, कोई संघ बनाना है, तो इसकी आजादी है 19 ग में। और 19 घ में क्या है? राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 घ में है कि राज्य क्षेत्र में, मतलब कि भारत में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता से कहीं भी घूम सकते हैं बिना रोक टोक के। अनुच्छेद 19 ड में, अनुच्छेद 19 ड में क्या है? राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 ड में है कि कहीं भी, देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं या वहां पर जमीन खरीद कर रह सकते हैं। इसके अपवाद थे जम्मू कश्मीर, इन दोनों की अपवाद जम्मू कश्मीर थे, लेकिन 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी कोई जो पाबंदी थी वो नहीं है। अनुच्छेद 19(6) में क्या है? वर्ती व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(6) में है कि व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर सकता है, कारोबार कहीं भी कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है 19(6) में। तो ये है 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। चलिए अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 और 24 में। तो मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि जो मानवों की तस्करी करते हैं उस पर तथा बच्चों से श्रम करवाया जाता है, बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब है कि जो बंधुआ मजदूरी थी, बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी तथा मानव के देह व्यापार पर प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं
उनका कारखाना में काम करने पर प्रतिषेध किया गया है, खतरनाक काम करने पर प्रतिषेध किया गया है। और इसमें भी एक संशोधन हुआ है कि जिनके घर की हालत खराब है, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, वो 14 वर्ष से भी कम उम्र में काम कर सकते हैं, 14 से 18 में काम कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्रियों वगैरह में काम नहीं कर सकते, वो किसी दुकान पर या घर आदि में काम कर सकते हैं, मतलब कि जोखिम वाले काम उनसे नहीं करवाए जाएंगे। तो समता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक समता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। और 19 में कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में की गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 27, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 में है कुल शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो धार्मिक संस्थाओं में उपस्थित होने तथा उपासना करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 28 में। उसके बाद देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 19 और 30 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण और सुरक्षा है वो है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रशासन का अधिकार दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों को अनुच्छेद 30 के तहत। अब देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल स्थिति, पहले मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) तथा 31 के अंतर्गत आता था। संपत्ति का अधिकार 19(1)(6) तथा 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आता था। संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था इससे संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया और इसको अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है और अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। उसमें उसके द्वारा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 की 5 याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में किन किन मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 में व्यवस्था की गई है कि अन्य मूल अधिकार 19 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 तो अपने आप ही निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही, और जो अन्य अधिकार बच गए, अन्य मौलिक अधिकार जो बच गए, उनको राष्ट्रपति को अधिकार है उनको निलंबित करने का। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के निलंबन पर पाबंदी लगाई गई है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या व्यवस्था की गई है कि जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता दी गई है, ये जो अनुच्छेद हैं 20 और 21 इनके निलंबन पर, जो इनको हटाने के अधिकार पर अनुच्छेद जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उसके द्वारा इन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी हटाया नहीं जा सकता।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किस केस से किया था? जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस आया था 1973 में, उसमें संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम 2000 लागू हुआ था, 2009 का अधिनियम था। राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है किसमें? संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसमें माना है? जो अनुच्छेद 19(1) क में माना है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को, जो हम RTI लगाते हैं वो। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है 3 माह के लिए। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 माह तक बंदी बना के रखा जा सकता है। यह भी जब रखा जा सकता है जब उस पर बहुत ही गंभीर आरोप हों, जैसे कि देशद्रोह के हुए, आतंकवाद के हुए। ऐसे किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसमें प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 20(3) में। तो कोई भी अभियुक्त है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 20(3) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्युक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है। तो जो संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू जो लिखा गया है, हिंदू धर्म, उसके अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं? बौद्ध, जैन एवं सिख। बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना गया है अनुच्छेद 25 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया 1976 में। 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित हुआ। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1936 में पारित हुआ। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अमेरिका के संविधान से प्रेरित प्रवृत्ति नकारात्मक। जो मौलिक अधिकार है उनकी प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक है तथा उन पर वाद विवाद किया जा सकता है, वो वाद योग्य है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार नकारात्मक है और वाद योग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो ये अंतर है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित था। आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। इनकी प्रवृत्ति कैसी है? जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है एवं गैर वाद योग्य है। इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता और इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है नीति निर्देशक तत्वों की। और मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है और ये वाद योग्य है। उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्वों का? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता। जो नीति निर्देशक तत्व है उनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है।
प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और समावेश का किसमें वर्णन है? प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया अनुच्छेद 1976 में। अनुच्छेद 1976 में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया, मतलब कि समान वेतन का अधिनियम पारित किया वर्ष 1976 में, कि जैसे कि एक जगह पर काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं तो उनको एक समान ही वेतन दिया जाएगा। ये अधिनियम पारित हुआ 1976 में। और 1976 में कौन सा अधिनियम आया था? एक बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम आया था 1976 में। ध्यान रखिएगा दोनों। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39A में। जो पुरुष और स्त्री है सभी को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी अधिकार है, प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39B में। तो समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 39B में। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 39C में। चलिए, पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है अनुच्छेद 39D में। तो पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39D में। और 1976 अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या 10। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया है। तो पहले 10 जोड़े गए थे, उसके बाद 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002, जो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का जो था वो कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को जो हुआ था उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। सवर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12। सवर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? 12। सवर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है सवर्ण सिंह समिति। ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम J.S. वर्मा समिति 1999 में। J.S. वर्मा समिति 1999 मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए J.S. वर्मा समिति वर्ष 1999। और मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन सी समिति थी? सवर्ण सिंह समिति थी, और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य थे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज यहीं तक रखते हैं। कल पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, डिटेल में पढ़ेंगे। आज थोड़ा से मोटा मोटा पढ़ लिया है। कल मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे हम डिटेल में अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज आपको वीडियो मिलती रहे डेली और आप अपडेट होते रहें, आपकी तैयारी में 4 चांद लगते रहें। तो चलिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।